साल 1946 के चुनाव में हिंदू महासभा की एक भी सीट नहीं बची थी। 1984 के इलेक्शन में बीजेपी को मात्र 2 लोकसभा सीटें ही मिली थी। फिर भी आज बीजेपी एक दशक से ज्यादा भारत पर अपनी सत्ता कायम करे हुए है। सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस मंदिर को देखने के लिए कई किलोमीटर दूर से हिंदू अयोध्या आ रहे थे। करोड़ों हिंदू इस दिन का सालों से इंतजार कर रहे थे। पूरे देश में इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा था। और ये सब कुछ देखने के बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बोलना शुरू कर दिया था कि मोदी का जीतना 2024 के अंदर पक्का है। और ये मोदी की गारंटी है। ये वो समय है जब अपोजिशन मोदी को डिक्टेटर कह रहा है और हिंदुत्व को एक एजेंडा बता रहा है, जो कि भारत के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है और माइनॉरिटीज के लिए। तो आखिरकार क्या है ये हिंदुत्व और बीजेपी ने इसे स्वीकार क्यों किया था और कैसे इस हिंदुत्व ने आज बीजेपी को भारत की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। हिंदू नेशनलिज्म के एक मेजर फिगर विनायक दामोदर सावरकर, हिंदुत्व शब्द को इन्होंने ही मशहूर किया था। 1923 में इन्होंने एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व की एक किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताया था। जैसे नाजिज्म प्योर जर्मन रेस की बात करता था, वैसे ही हिंदुत्व भी एक प्योर भारतीय खून की बात कर रहा था, जिसमें हिंदूज, सिख, जैन्स और बुद्धिस्ट एक थे और मुस्लिम और क्रिश्चियंस आउटसाइडर थे। साथ ही उनका मानना था कि कोई भी इंसान जो ये मानता है कि उनके पूर्वज भारत से ही बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही एक सच्चा नेशनलिस्ट बन सकता है। पर मुसलमानों को लेकर उनका मानना था कि वह कभी भी एक सच्चे नेशनलिस्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके रीति रिवाज और जो रीजन है वो भारत की धरती के बाहर का है और इसलिए वो हमेशा बाहर की तरफ ही देखते हैं। साथ ही इनकी सबसे बड़ी नाराजगी खुद हिंदुओं से भी थी। इनका कहना था कि हिंदू कभी भी यूनाइट नहीं होते हैं, इसलिए जब भी कुछ होता है तो हिंदू ही मार खाते हैं। इसलिए ये मानते थे कि सारे हिंदुओं को एक साथ आ जाना चाहिए। उस समय एक तरफ हिंदुत्व था जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था। सावरकर ने साल 1903 में ही अपने बड़े भाई गणेश के साथ मिलकर मित्र मिलर नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जो 1906 तक अभिनव भारत सोसाइटी में बदल गई थी। पर इनके प्रोटेस्ट करने का तरीका काफ़ी वॉयलेंट था। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसी वजह से उन्हें लंदन ग्रेस लॉ कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई थी और वो लंदन से ही बॉम्ब मैन्यूल सप्लाई करने लगे थे। साथ ही उन्होंने मदनलाल ढींगरा को भी उकसाया था, जिससे ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के एडवाइजर कर्जन वाइली को गोली मार दी थी। इसके बाद अनंत लक्ष्मण कन्हेरे से नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन को भी मरवा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इन सभी केसेस के चलते वॉयलेंट क्राइम्स के लिए 15 साल की काला पानी की सजा सुना दी। पर ये कानून के अच्छे जानकार थे, तो इन्हें छठे माफीनामे के बाद ब्रिटिश सरकार ने छोड़ दिया था। 1925 में केशव बलराम सावरकर से मिलते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। RSS के बनने के साथ ही बहुत से लोग इनसे जुड़ने लगे, क्योंकि कई लोग ये मानते थे कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा सेकुलर पार्टी है, क्योंकि जब भी दंगे होते थे तो कांग्रेस उनका साथ नहीं देती थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी, जो पूरी तरह से मुस्लिम्स के साथ खड़ी होती थी। दोस्तों, यूँ तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का श्रेय अक्सर महात्मा गांधी को ही जाता है, लेकिन असल में भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने नहीं बल्कि तिलक जी ने की थी। इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। 1905 में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया और बंगाल विभाजन के विरोध में जुलूस निकाले थे। इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आए थे। जब वह स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल हुए, तब तक तिलक लगभग 60 साल के हो चुके थे। इस तरह से गांधी जी भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन का नया चेहरा बने थे। बाद में गांधी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण और भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी, राम गोपालाचारी भी शामिल हुए थे। ये लोग कई मामले में अलग अलग विचारधाराओं में विश्वास करते थे, लेकिन उनकी विचारधाराओं में एक समान बात थी कि वे धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करने में विश्वास नहीं रखते थे। क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप पर एक शर्त रख दी थी कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग का सदस्य है, कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता। ऐसे भगत सिंह ने भी नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में भी ऐसी शर्त रखी थी कि किसी भी सांप्रदायिक संगठन से जुड़ा कोई भी इंसान उनकी सभा का सदस्य नहीं बन सकता। भगत सिंह की ही तरह राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद सभी इंडियन नेशनलिस्ट थे, न कि हिंदू नेशनलिस्ट या मुस्लिम नेशनलिस्ट। बल्कि गांधी जी और तिलक जी धर्म से पहले देश को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन सावरकर और जिन्ना आइडियोलॉजी धर्म पहले और देश बाद में रखते थे। ऐसा ही कुछ मुस्लिम लीग के साथ था। मुस्लिम लीग के कई सदस्य मुस्लिम नेशनलिस्ट थे। 1930 के दशक में रहमत अली की तरह सूरावर्दी और 1930 के दशक के बाद जिन्ना भी मुस्लिम नेशनलिस्ट बन गए थे। दूसरी ओर इंडियन नेशनलिस्ट मुस्लिम भी थे, जैसे मौलाना आजाद और खान गफ्फार खान, जिनका मानना था कि धर्म से पहले देश आता है।
इन सभी ने मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया था जिसे ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, जिनकी काफ़ी मेहनत के बाद कई नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टीज एक साथ आ गई थीं, जिनका नारा था कि वे अपने धर्म के लिए एक विशेष देश नहीं चाहते। उस समय 3 अलग अलग ग्रुप्स बन चुके थे, इंडियन नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट और मुस्लिम नेशनलिस्ट, और यही वो जड़ थी जिस वजह से बंटवारा हुआ था। जनवरी 1933 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुस्लिम नेशनलिस्ट नेता रहमत अली ने कई पर्चे छापे, जिसका टाइटल था नाउ और नेवर, और लिखा था कि भारत की 5 नॉर्दर्न यूनिट्स जैसे पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग देश बनाना चाहिए जो भारतीय संघ से आज़ाद होगा, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। दूसरी ओर 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद सेशन में 2 नेशन थ्योरी रेजोल्यूशन अपनाया गया। वैसे ये होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सावरकर जी की 1923 की किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में लिखा हुआ था कि वास्तव में भारत में 2 विरोधी राष्ट्र हैं और वो साथ साथ रह रहे हैं। पर कई राजनेता मानते हैं कि भारत एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, लेकिन भारत के भीतर 2 अलग अलग राष्ट्र थे, हिंदू और मुसलमान। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें भारत के वाइसरॉय लेनिन घोषणा करते हैं कि भारत भी इस जंग में ब्रिटेन की मदद करेगा, पर कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं होती और इसके बदले ब्रिटिश सरकार के सामने एक कंडीशन रखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की ही बने और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की गठन की अनुमति दे दी जाए, तभी भारत अंग्रेजों की मदद करेगा। लेकिन लेनिन ने इस मांग को खारिज कर दिया और जाकर सावरकर से मिले। इसके बाद हिंदू महासभा कहती है कि देश को जंग के बाद बस डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। वैसे 1937 में हुए इलेक्शन में कांग्रेस के पास मेजोरिटी सीट्स थी, पर हिंदू नेशनलिस्ट सावरकर और मुस्लिम नेशनलिस्ट जिन्ना दोनों ने मिलकर सिंध, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कई गठबंधन सरकारें बनाई थी। इसी वजह से जिन्ना भी वाइसरॉय लेनिन से मिलते हैं और वादा करते हैं कि मुस्लिम लीग भी उनकी मदद करेगा, पर उसके बदले वो देश का बंटवारा चाहते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में पाकिस्तान बनाने की इस इच्छा को प्रस्ताव के रूप में अपनाया गया था। लाहौर सेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें मांग की गई थी कि भारत के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र जहां मुस्लिम बहुसंख्य हैं, उन्हें आज़ाद राज्य बनाना चाहिए। The Lahore session passed a resolution demanding that areas in the northeast and northwest of India, where the Muslims were a majority, should become independent states. जिसके बदले ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसका विरोध कर रही थी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। लेकिन मुस्लिम लीग इस दिन को पाकिस्तान डे के रूप में मनाती है। 1940 में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात सावरकर और जिन्ना से हुई, इस उम्मीद में कि उन्हें शायद दोनों धर्मों के बीच एकता बनाए रखने के लिए मना लें, लेकिन दोनों ने किसी भी तरह के सहयोग से साफ इनकार कर दिया। The leaders assembled in Bombay on the eve of the All India Congress Committee meeting, which had been summoned to endorse the Quit India resolution. It was a spontaneous mass upheaval. इसके अलावा श्याम प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को पत्र लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की पेशकश की थी। नेता सुभाष चंद्र बोस जापान के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। On the 5th of July 1943, Subhash Chandra Bose took over as the supreme commander of the INA. And in an historic call, he told his supporters, "Give me your blood and I will give you freedom." लेकिन सावरकर कहते हैं कि इस युद्ध में जापान के प्रवेश ने हमें सीधे तौर पर उजागर कर दिया है और हमें तुरंत अंग्रेजों के दुश्मन पर हमला करना चाहिए। साथ ही हिंदू महासभा के सदस्यों को यानी हिंदुओं को अंग्रेजों के साथ सैन्य बल में शामिल होने के लिए उकसाते हैं, खासकर उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, जिस इलाके में सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना के साथ अंग्रेजों पर हमला कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा टूट भी गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1942 में एक रेडियो भाषण देते हुए सुभाष चंद्र बोस इस कारण से सावरकर और जिन्ना के खिलाफ बोले थे। उनका कहना था कि मैं आग्रह करता हूं कि मिस्टर सावरकर और मिस्टर जिन्ना और उन सभी नेताओं से जो अब तक अंग्रेज सरकार से संधि के बारे में सोच रहे हैं, एक बात सभी अच्छे से समझ लें कि कल की दुनिया में भारत में कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं होगा। 5 अगस्त 1943 तक सावरकर ने जिन्ना की मांगों का समर्थन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा मिस्टर जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी से कोई झगड़ा नहीं है। 1940 और 1945 के बीच विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जिन्ना लगातार चर्चिल से बातचीत कर रहे थे। जिन्ना और चर्चिल के बीच हुए इस पत्र व्यवहार को जिन्ना चर्चिल लेटर्स के नाम से जाना जाता है। चर्चिल जिन्ना का समर्थन करते थे और मानते थे कि पाकिस्तान पश्चिम के लिए एक वफादार दोस्त साबित होगा, क्योंकि उनका मानना था कि सोवियत संघ और सोशलिस्ट इंडिया के बीच पाकिस्तान दीवार बनकर खड़ा रहेगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में सावरकर और जिन्ना एकदम फिट बैठ रहे थे। 1946 में हुए चुनाव के बाद मुस्लिम लीग 109 से 425 सीटों तक बढ़ गई थी और जिन्ना की वैधता और ज्यादा बढ़ गई थी। उन्हें कायदे आजम का खिताब दे दिया गया था, यानी द ग्रेट लीडर। He was now called Qaid-e-Azam, the great leader. By employing the imagery and symbolism of Islam,
He'd found he could fire the Muslim masses. His rallying call became Islam in danger. He advocated the two-nation theory and turned to exactly the kind of populist religious politics which had once caused him to fall out with Gandhi. हालांकि हिंदू महासभा की 12 सीटें भी नहीं बच पाई थीं और वो शून्य पर आ गई थीं। पर अगर देखा जाए तो इस टाइम पर चुनाव में धन और संपत्ति वाले लोग ही वोट दे सकते थे। इन चुनाव में केवल 14% वयस्क मुसलमान ही मतदान कर सकते थे और 86% मुसलमान ने वोट ही नहीं डाला था। खैर, ब्रिटेन में 1945 के चुनावों में चर्चिल का स्थान वामपंथी लेबर के राजनेता क्लेमेंट एटली ले लेते हैं। वह ब्रिटेन के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विभाजन के खिलाफ थे। देश को एकजुट करने के लिए क्लेमेंट एटली कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि कैबिनेट मिशन की योजना काफी अजीब थी। वे भारत को ग्रुप ए, बी और सी और देसी रियासतों में बांटना चाहते थे। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन पर ही नियंत्रण रखेगी और फॉरेन ट्रेड, करेंसी, क्रेडिट, टैक्सेशन इसके अंदर नहीं आएगा। इस पे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये कैसी केंद्र सरकार है जिस पे खुद सवाल उठते हैं कि वह ना तो गरीबी मिटा सकती है और ना ही देश में औद्योगिकरण ला सकती है, और अगर इस योजना को अपनाया जाता है तो देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जिन्ना इस योजना का समर्थन करते हैं उनका मानना था कि ग्रुप ए और बी पाकिस्तान में मिल जाएगा। खैर, ऐसा ही कुछ सरदार पटेल भी कह रहे थे कि या तो देश के बहुत सारे टुकड़े हो जाएं या तो फिर एक ही टुकड़ा हो जाए, क्योंकि कैबिनेट मिशन बहुत सारे बंटवारों का प्लान था। इसी वजह से सिर्फ एक बंटवारा ही देश को बचा सकता था। 15 अगस्त 1946 में जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करते हैं और इसी वजह से बंगाल में काफी हिंदू मारे जाते हैं। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी देना होगी। वहीं दूसरी ओर वे भारत पाकिस्तान के इस मामले को जल्द से जल्द खत्म भी करना चाहते थे। समय खत्म होता जा रहा था। कैबिनेट मिशन योजना पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान को ही एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसलिए मेरी सभी चर्चाओं में मेरा पहला कोर्स राजनीतिक नेताओं से 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना को बिना शर्त स्वीकार करने का आग्रह करना था। मुझे बड़े अफसोस के साथ एक समझौता प्राप्त करना असंभव हो गया है। इनकी इच्छा के विरुद्ध रहना, एक ऐसी सरकार के अधीन रहना जिसमें दूसरे समुदाय का अधिकार है और जबरदस्ती एकमात्र विकल्प विभाजन है। अब पाकिस्तान एक नया देश बन चुका था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। असल में हुआ यह था कि आरबीआई के पास 400 करोड़ रुपए थे, जिसमें 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे, जिसमें पहले ही 20 करोड़ रुपए दे चुके थे, लेकिन 55 करोड़ रुपए अभी बचे हुए थे। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने बनने के साथ ही इंडिया के ऊपर कश्मीर को लेकर अटैक कर दिया था। Moving across the ceasefire line in Kashmir to block Pakistani raiders' routes, Indian security forces score a number of successes in the Uri Pooch, Tithwal, Kargil and other sectors. साथ ही जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान के आगे एक कंडीशन रख देता है कि अगर आपको 55 करोड़ रुपए चाहिए तो कश्मीर को लेकर आप पहले बातचीत करें। लेकिन गांधी जी पाकिस्तान के लिए अनशन पर बैठ जाते हैं और बिना किसी शर्त के 55 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। उस वक्त के एकेडमिक्स और हिस्टोरियंस मानते थे कि गांधी जी एक फैंटेसी में जी रहे थे कि पाकिस्तान अभी बन तो गया है, लेकिन 2-4 दिन की बात है, वापस घूम फिर कर फिर इंडिया में शामिल हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से गांधी जी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के बारे में सोच रहे थे, पर असल में उस वक्त कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड थी। पार्टीशन के वक्त बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसी ट्रेजिडीज़ देखी थी कि किसी भी एक कम्युनिटी की सिंपैथी दूसरे के साथ मेल नहीं खाती थी। इसी वजह से हिंदुस्तान के अंदर एक तबका ऐसा बनता जा रहा था जिन्हें लग रहा था कि जब तक गांधी जी मौजूद रहेंगे ये देश बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये लोग पहले ही 1947 के पार्टीशन के लिए उन्हें ब्लेम करते थे। और जब 55 करोड़ वाला इंसिडेंट हुआ तो ये लोग गांधी जी को और ब्लेम करने लगे। फिर 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को खत्म कर दिया। गोडसे को पकड़ लिया गया, इनके ऊपर केस चलाया गया और ऐसी आइडियोलॉजी फैलाने के लिए सावरकर को भी पकड़ लिया और आरएसएस को भी 2 साल के लिए बैन कर दिया था। उस समय हिंदू महासभा के अंदर एक और मेंबर थे जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मिनिस्टर थे। इन्होंने आरएसएस के साथ मिलकर 1951 में एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा भारतीय जनसंघ। दोस्तों, असल में ये पार्टी वही है जो आगे जाकर बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये लोग तब भी वही बात करते थे जो आज बीजेपी करती है, जैसे आर्टिकल 370 को हटाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, हिंदू नेशनलिज्म की बात करना, राम जन्मभूमि की बात करना, ये सारी वो चीज़ें जो आज बीजेपी कर रही है। खैर 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। इस पार्टी के नए लीडर आरएसएस के एक प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय बनते हैं। इनके अंडर ये पार्टी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 1957 में 4 सीट, 1962 में 14
और 1967 में 35 सीट के साथ ये लोग जीत जाते हैं। लेकिन 1967 में दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से भारतीय जनसंघ का डाउनफॉल शुरू हो गया था। आगे चलकर 1972 में बांग्लादेश को लेकर इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ जाती है, जिसकी वजह से करोड़ों रेफ्यूजीज इंडिया आ रहे थे। For one thing, they're the only agency in the area capable of seeing that the 10 million Bengali refugees now in India get safely back to Bangladesh. पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हो चुका था। In the streets of Old Delhi, a pitched battle between Hindus and Sikhs. The cause, the Congress Working Committee's recommendation to form a separate Sikh state to be called Punjabi Suba. देश के अंदर गरीबों का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। ऐसे में सभी लोग इन सभी चीजों से निपट ही रहे थे कि 1975 में इंदिरा गांधी अपनी गद्दी बचाने के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर देती हैं। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. असल में भारत में इमरजेंसी सबसे डार्क पीरियड रही है, क्योंकि उस टाइम किसी को भी कुछ लिखने की आज़ादी नहीं थी। साथ ही सभी अपोजिशन के लीडर्स को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था। 1977 में दोबारा इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में पहली बार कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जीत के आई थी। असल में ये कोalition गवर्नमेंट थी, जिसका नाम था जनता पार्टी, जिसके अंदर बहुत सारी और भी पार्टीज मिली हुई थी, जैसे भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक अदालत जैसी पार्टीज। ये सभी लोग ग्रुप बनाकर जीत के तो आ गए थे, लेकिन इनके बीच में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं थी। जैसे भारतीय जनसंघ एक राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी थी, बाकी जितनी भी पार्टीज थी वो भी बहुत सेकुलर थी या तो सेंटर राइट थी, पर इसमें से किसी की भी सोच भारतीय जनसंघ से मैच नहीं करती थी, जैसा सावरकर और जिन्ना के साथ हुआ था। पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन थी, जिस वजह से 1980 में यह गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चला, यह सत्ता में नहीं रही। पर जनता पार्टी पूरी तरह से टूटी नहीं थी, क्योंकि इसमें भारतीय जनसंघ शामिल थी। जनसंघ के आगे एक ऑप्शन रखा गया कि या तो तुम आरएसएस में मिल जाओ या तो हमारी पार्टी को चुनो, क्योंकि जनता पार्टी का मानना था कि एक ही विचारधारा के एक ही जगह पर लोग होने चाहिए। पर बीजेएस की सोच उन सबसे मेल नहीं खाती थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आरएसएस के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। अब बीजेपी बन तो गई थी, लेकिन लोगों को यही लग रहा था कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। जैसे पहले पार्टी डाउनफॉल में चल रही थी, वैसे ही दोबारा होगा, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ वैसे ही कोई पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही थी। और असल में उस टाइम पर होता भी कुछ ऐसा ही है। 1984 के इलेक्शन में इन्हें मात्र 2 लोकसभा सीट मिली थी। पर 1987 में रामानंद सागर का एक सीरियल टेलीकास्ट होता है, जिसका नाम था रामायण। इस सीरियल ने भारत में धूम मचा दी थी। इस सीरियल ने लोगों की आस्था को जगा दिया था और इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। ये लोग राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वोटर्स इनकी तरफ खिंचने लगे। 1984 में जिस पार्टी को 2 सीट मिली थी, 1989 में उन्हें 89 सीटें मिल गई। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं। 1991 में बीजेपी को इलेक्शन में 120 सीटें मिली और 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, जिससे 1946 के इलेक्शन में 161 सीटें मिली, जिसमें इनकी 16 दिन की सरकार भी बनी थी। पर अभी भी इनकी सरकार पूरी तरह से पैर नहीं जमा पाई थी। 1998 में फिर से एक बार इनकी सरकार टूट जाती है, लेकिन 1999 में दोबारा इलेक्शन हुए और भारत के अंदर कांग्रेस के अलावा एक ऐसी पार्टी सामने आई जिसने पूरे 5 साल सत्ता में लीड किया। पर इसी बीच 2002 में गुजरात में एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारे देश को एक नया लीडर दिया। इसके आगे की कहानी जानेंगे अपने अगले पार्ट में। अगर आप भारत के पार्टीशन का इतिहास देखना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को जरूर देखें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।